हेलो दोस्तों दोस्तों आज की जो वीडियो है ना ये उन भाइयों के लिए जो अभी अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से स्टार्ट करें, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या आपको करना होता है और कैसे आपको करना होता है, सारी चीज़ों के बारे में बात कराऊंगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है ना, आपको सबसे पहले अपना पैटर्न, अपना जो भी एसएससी का एग्जाम पैटर्न है, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, क्या क्या सिलेबस है, कौन कितने नंबर का प्री है, कितने नंबर का मेंस है। अपना प्री जैसे 200 नंबर का है, आपका मेंस जैसे कि 390 नंबर का है, ये सारी चीज़ें आपको पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने एग्ज़ाम पैटर्न को समझो, उसके बाद अपना कुछ करो। फिर जैसे आप अपना एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हो, उसके पास सबसे पहले आप अपना बेसिक कांसेप्ट है, उसको मजबूत करो। क्यों? क्योंकि कांसेप्ट अगर आपका एक बार मजबूत हो गया, वो भी बेसिक वाली चीज़ें, तो आप जो हार्ड-हार्ड चीज़ें उसको ईज़िली कर लोगे। तो सबसे पहले आपको फ़ोकस करना है अपने बेसिक्स पे। आप 2-3 दिन निकाल के अपने बेसिक मजबूत करो। जैसे मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं आता मल्टीप्लिकेशन सीखो, डिवाइड नहीं आता डिवाइड सीखो, एलसीएम नहीं आता एलसीएम सीखो, एचसीएफ सीखो, ठीक है? और बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको आता ही होगा। यूनिट डिजिट लगाना सीखो, डिजिटल सम सीखो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और रीडिंग स्किल एक आपकी होनी चाहिए कि हाँ, भई आपकी अगर रीडिंग स्किल है नहीं तो मैथ में कैसे क्वेश्चन को समझोगे? इंग्लिश की बुक लेके रीड करो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिक कांसेप्ट है, आप इनको सबसे पहले मजबूत करो। स्टार्टिंग का 1 वीक जो है आप इन्हीं पे लगाओ, उसके बाद अपना सिलेबस स्टार्ट करो एसएससी का। अगला है, जब आप अपना स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन तो एक लिमिटेड बुक लो। ये नहीं कि मैंने हर एक सब्जेक्ट का एक-एक बुक ले लिया, नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी है। एक्चुअली में यहाँ पे प्रिपरेशन जब आप करोगे तो किसी न किसी कोचिंग के मटेरियल को फ़ॉलो करोगे, तो आपको कोचिंग के मटेरियल को फ़ॉलो करना है, ना कि एक पीवाईक्यूज़ की बुक ले लो हर चैप्टर में। आप जब कोचिंग के मटेरियल फ़ॉलो करोगे ना, तो वो इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे, इतनी सारी सीट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे जो कि मोर देन इनफ है। आप उन्हीं के नोट्स को 3 से 4 बार लगाओ बस, और कुछ नहीं करना होता है। लिमिटेड सा रिसोर्स लगाओ, और ऐसा भी नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट के लिए 3 से 4 टीचर लगा लो, 3 से 4 टीचर आप फ़ॉलो करो। हालाँकि ऐसे करते हैं बच्चे, कॉमन चीज़ है ये, ठीक है? तो मैं ये एक ही बात कहता हूँ, जब तक आप अपना मेन सिलेबस पूरा कर रहे हो, जब तक आप अपना सिलेबस पूरा कर रहे हो, तब तक आप केवल अपने एक ही बैच पे फ़ॉलो करो, एक ही टीचर को फ़ॉलो करो। उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप रिवीज़न के लिए यूट्यूब पर आओ, और यूट्यूब पर आप अलग-अलग टीचर से रिवीज़न कर सकते हो, उसके बाद छूट है। लेकिन जब आप अपना मेन सिलेबस पूरा कर रहे हो, स्टार्टिंग का जो 7 से 8 महीना है, वो केवल आप लिमिटेड सोर्स को ही फॉलो करो, ठीक है? अगला है फोकस ऑन मैथ्स एंड रीजनिंग। अभी डेली वगैरह छोड़ो, लेकिन हाँ, मैथ्स और रीजनिंग की बात करो। भाई मैथ और रीजनिंग दोनों एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप फुल लेकर आ सकते हो, ईज़िली ला सकते हो। इंग्लिश में भी ला सकते हो, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम बच्चों के कुछ ना कुछ नंबर कट ही जाते हैं। एरर वगैरह पूछता है, वोकैब आ जाती है कहीं से भी, तो इसमें नंबर कट सकते हैं। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जो कि ज़्यादा स्कोरिंग है, तो आप इसमें फुल स्कोर कर सकते हो। तो इसमें तो अपना डेली का टारगेट ये बना के चलो, डेली का नहीं मतलब टारगेट ये बना के चलो कि ये दोनों सब्जेक्ट में तो मुझे फुल लाना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, नहीं लेना तो फिर कोई बात नहीं, जाने दो, लेकिन लेना है तो मैथ्स और रीजनिंग में तो आपको फुल स्कोर करना पड़ेगा। इवन आपने देखा भी होगा, जितने भी टॉपर हैं, जितने भी रैंकर हैं, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उनके मैथ और रीजनिंग में मैक्सिमम का तो फुल में से फुल ही आया है। ठीक है? बाकी आपकी ये वोकैब एक ऐसी चीज़ है ना, जिसको आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वोकैब ही एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको डेली पढ़ना है। बाकी के जो आपके चैप्टर्स हैं उसको तो आप 3 से 4 दिन में रिवीजन करो, एक शेड्यूल टाइम बना के, तो भी आपका चलेगा। लेकिन वोकैब को आपको डेली रिवीजन करना है। अगला पॉइंट है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ज़रूर जाना है, क्योंकि एसएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देख लो, पीवाईक्यूज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें जो पीवाईक्यूज़ का रोल होता है, उस लगभग 60 से 70% पीवाईक्यूज़ ही रिपीट होते हैं। उसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस डाटा अलग होता है। और जो बाकी के जो 30 से 40% जो नए क्वेश्चन बनते हैं, वो एक्चुअली इन्हीं से मिला के बनते हो। नए-नए इन्हीं को तड़ोड़-मड़ोड़ के बना दिया जाता है। तो मेन मुद्दा ये है पीवाईक्यूज़, अगर आपके पीवाईक्यूज़ आपने अच्छे लगा रखे हैं, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा रखे हैं, तो आपके जो 30 से 40% जो नए क्वेश्चन हैं, वो भी आपके ईज़िली बन जाएँगे। तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी थोड़ा-सा ध्यान देना, ठीक है? दूसरा है मॉक्स टेस्ट देना। देखो, मॉक्स टेस्ट नहीं मतलब मॉक टेस्ट देना। देखो, अर्ली का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप पहले दिन से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, नहीं। आपकी जब प्रिपरेशन सपोज़ आपका जब मतलब लगभग 60 टू 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, किसी भी एक सब्जेक्ट का, कोई बात नहीं, ऐसा जो नहीं कि पूरे प्रिपरेशन का 60 टू 70% प्रिपरेशन हो जाए, नहीं। किसी भी एक सब्जेक्ट का भी अगर 60 टू 70% आपका सिलेबस हो जा रहा है ना, तो आप सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर दो। सेक्शनल मॉक मतलब केवल उसी सब्जेक्ट का मॉक स्टार्ट कर दो। भाई मॉक अपना फुल मॉक टेस्ट होता है, जिसमें मैथ्स भी पूछा जाएगा, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी और आपका जीके जीएस भी। आपका सपोज़ केवल इंग्लिश ही पूरा हुआ है, तो आप केवल इंग्लिश की मॉक लगाओ अभी। धीरे-धीरे अपना मैथ भी पूरा करो, रीजनिंग भी पूरा करो, फिर उन दोनों को एक-एक के साथ लगाओ, फिर तीनों को एक साथ लगाओ, फिर चारों को, इस तरीके से आप लास्ट में अपना फुल मैथ लगाना स्टार्ट कर देना। लेकिन केवल मॉक टेस्ट लगाना ही काफ़ी नहीं है, उसको एनालाइज़ करना भी इम्पोर्टेंट है। एनालाइज़ मतलब जब आपने मॉक टेस्ट दे दिया ना, तो आप उसको खोलो एक बार और सॉल्यूशन के साथ, सॉल्वर मोड ऑन करके,
और वहाँ देखो ये वाला जो मेरा सवाल है एक्चुअली वो गलत गया तो क्यों गलत गया? क्या ये सवाल मेरे नोट्स में था? क्या ये सवाल मेरे नोट्स में इस तरीके का सवाल था? अगर था तो ये गलत क्यों गया फिर? क्या मैंने रिवीजन नहीं किया इस वजह से गलत गया? या फिर ये अगर मेरे नोट्स में नहीं है तो आप एक सेपरेट कॉपी बना लो या फिर अपने नोट्स में उस वाले क्वेश्चन को इंक्लूड कर लो या फिर उस वाले टॉपिक को इंक्लूड कर लो। ताकि अगली बार अगर उसी टॉपिक से सवाल है तो आपका गलत नहीं जाए। इस तरीके से आपको मॉक एनालिसिस करना है। ये तो रहा गलत सवालों के। अगर आपके जो सवाल सही जा रहे हैं उनका क्या? उनको भी देखो कि कहीं यहाँ पे मैं ज़्यादा समय तो नहीं जा रहा जितना मेरे को समय देना चाहिए। वहाँ प्लेटफ़ॉर्म पे दिखाता है ना मॉक टेस्ट के कि एवरेज बच्चों ने इतना समय लगाया और आपने इतना समय लगाया। तो क्या एवरेज जितना भी समय लगा रहे हैं आपका उनसे ज़्यादा है? ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उनके आस-पास होना चाहिए, फिर उनसे कम ही होना चाहिए, तभी बेटर रिज़ल्ट है, बेटर साइन है। तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज़ आप एक क्वेश्चन पे 2-2 मिनट लगा रहे हो तो गलत बात है। आपको कम से कम उसको हर क्वेश्चन को लगभग 30 से 40 सेकंड ही मैक्सिमम लगता है। ठीक है? एसएससी में ऐसे ही सवाल आते हैं। दूसरा है आपको रिवाइज़ करना है रेगुलरली शॉर्ट नोट से। शॉर्ट नोट्स तो खैर बाद में बनाओगे लेकिन सबसे पहले आपका काम आएगा आपका जो भी लॉन्ग नोट्स है। देखो नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स अपना प्रॉपर नोट्स बनाना। तो पहले आपको इससे रिवीजन करना है, बाद में मैथ्स वगैरह में आप फॉर्मूला शीट वगैरह रिवाइज़ कर सकते हो, फॉर्मूला शीट वगैरह बना सकते हो, मैथ्स हो गया, रीज़निंग में हो गया, ठीक है? तो इनमें आप फॉर्मूला शीट बना सकते हो। अब जब आप लॉन्ग नोट्स को 3 से 4 बार रिवाइज़ कर लोगे ना, उसके बाद जब आप 5वीं बार रिवाइज़ करने जाओगे तो एक ऐसे कॉपी ले लो या फिर पेज ले लो और इसमें से जो मेन-मेन कीवर्ड है, वो यहाँ पे इस पेज पे लिख दो एक मै माइंड मैप की तरह। और जब आप इसको लिख दोगे आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया, इससे आपकी प्रिपरेशन कर लो। आप जब अगली बार अब बार-बार आप लॉन्ग नोट्स नहीं पढ़ोगे, आप शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे। जहाँ पर आपको लगेगा अरे यार! इस वाले कीवर्ड का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, तब आप चले जाना अपने लॉन्ग नोट्स में, वहाँ से रिवाइज़ कर लेना। इस तरीके से किया जाता है और ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिन 1% का सिलेक्शन हो रहा है ना, वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको भी करना पड़ेगा अगर आपको उनसे बीट करना है, उनको बीट करना है, उनसे कॉम्पिटिट करना है। बाकी अपने वीक सब्जेक्ट पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करो। किसी का इंग्लिश वीक सब्जेक्ट होता है लेकिन वो मैथ ही पढ़े जा रहा है, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना। किसी का मैथ वीक होता है, इंग्लिश अच्छी होती है तो वो इंग्लिश में ज़्यादा समय देता है, ऐसे नहीं करना। सभी को बैलेंस लेके चलना है क्योंकि पेपर में सभी का वेटेज लगभग इक्वल ही है, अगर मैं प्री की बात करूँ। प्री में सबको लगभग 50-50 नंबर का ही है मैक्सिमम मार्क्स। मेंस में थोड़ा-सा अलग है, 135 नंबर का अपना इंग्लिश है, 90-90 नंबर का अपना मैथ और रीजनिंग और 75 नंबर का अपना जीके जीएस है। तो ठीक है, वहाँ पे आपको इंग्लिश पे थोड़ा-सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा समय दो। लेकिन प्री में तो सबका वेटेज लगभग बराबर ही है। अच्छा चलो ठीक है, ये भी मैंने माना मैथ जो है लेंथी सिलेबस है इसका, तो इसको थोड़ा-सा ज़्यादा समय दे दो। लेकिन ये नहीं कि इसको ही समय देने लगो, अपने इंग्लिश को भूल जाओ, इंग्लिश को फिर एज़ अ साइड सब्जेक्ट लेके चलो। नहीं, इंग्लिश भी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, रीजनिंग भी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। क्यों? रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप 90 आउट ऑफ 90 आप एकदम ईज़िली स्कोर कर सकते हो। तो आप इस पे ऐसा फ़ोकस करो कि इसमें तो मैं कम से कम फुल मार्क्स लेकर आ जाऊँ और मैथ्स में लेकर आ जाऊँ क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट हैं ऐसे जो जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन आपको इक्वली एक बैलेंस बना के चलना है। जो वही बैलेंस बना लेगा, वो सफल हो जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है कि कई सारे टीचर्स को फॉलो करना। हालाँकि मैंने आपको बता दिया है कि जब आप प्रिपरेशन करो, मेन सिलेबस अपना पूरा करो, तो एक ही टीचर को फॉलो करो, एक ही बैच को फॉलो करो, एक ही रिसोर्स को फॉलो करो। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप रिवीजन के लिए आप यूट्यूब पे आ सकते हो और कई सारे टीचर को फॉलो कर सकते हो। बाकी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द किंग। आप इनमें से भले ही इन सब में से आप कटौती कर सकते हो, इन सब में से। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप ये सारी में कटौती कर सकते हो लेकिन कंसिस्टेंसी में आप कटौती बिल्कुल आपका नहीं चलेगा। तो कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना है और आपका ग्राफ जो है इस तरीके से आपको लेके जाना है। अगला पॉइंट है आपको डेली टारगेट बना के चलना है, वो भी रियलिस्टिक। ऐसा नहीं कि अनरियलिस्टिक एक इमेजिनरी टारगेट जो कि पूरे दिन में किसी से भी पूरा नहीं हो सकता। छोटे-छोटे टारगेट इस तरीके से एक पेज ले लो स्टिकी नोट्स पे और छोटे-छोटे टारगेट लिख लो। 3 से 4 ही टारगेट लिखो जिसका आप पूरा कर सको। आपके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लो और धीरे-धीरे इसको बढ़ाना और अपने टेबल के सामने इसको चिपका लो और समझो कि मुझे आज के दिन केवल यही पढ़ना है और इस पूरे टारगेट को कंप्लीट करना है सोने से पहले। ये नहीं कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं सोऊँगा नहीं, पूरी रात फिर इसके चक्कर में जगे रहो, चैलेंज ले लो, नहीं। आपको ऐसा कोशिश करना है, ये टारगेट इतने छोटे बनाओ कि आपके सोने का जो टाइम है उससे पहले ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई? और बाकी अपना वीकली प्रोग्रेस को भी ट्रैक करो कि हाँ, इस वाले वीक में मैंने अपना एक वीकली टारगेट भी बना के चलो कि मुझे इस वीक में ये करना है, ये करना है। ट्रैक का मतलब ये है कि जैसे आप मॉक टेस्ट के बाद काम आता है कि जब आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो ना, तो उस समय ये देखो कि यहाँ पर मेरा कितना नंबर आया। 1 वीक पहले मेरा कितना नंबर आ रहा था और 10 दिन बाद मेरा कितना नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे आप ट्रैक भी करोगे, जब आप खुद को ट्रैक करोगे आपका एक मोटिवेशन बढ़ेगा कि भाई मेरे कल 40 नंबर आ रहे थे, आज 60 नंबर आ रहे हैं। थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर मैं 40 से 60 पे आ रहा हूँ, तो 60 से 120 पे भी जा सकता हूँ। अगर मैं 60 से 120 पे आ गया, तो 120 से 160 पे भी जा सकता हूँ। इस तरीके से आपका मोटिवेशन डेवलप होगा, है ना? वो मोटिवेशनल रील्स और मोटिवेशनल वीडियो से आपको नहीं मिलने वाला फ़ायदा। वो केवल 2 घंटे के लिए होते हैं, उसके बाद फिर आप वही नॉर्मल में आ जाओगे।
बाकी आपको ये सोशल मीडिया पे वेस्ट नहीं करना। वही चीज़ तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे आपको वेस्ट नहीं बनना, वेस्ट नहीं करना इन पे समय। समय सबसे ज़्यादा कीमती है भाई। और ये जो सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, ये एक्चुअली हमारे दिमाग में केवल और केवल कूड़ा-करकट ही भरते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम अपना मेडिटेशन वगैरह करें। केवल ये 1 से 2 साल की बात मैं बोल रहा हूँ प्रिपरेशन के साथ। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब तो आप सोशल मीडिया चलाना, चाहे कुछ भी करना, खुद रील बनाना भाई, सब लोग बोलते हैं। लेकिन जब एक बार ज़िंदगी बन जाए, एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, ठीक है? उससे पहले अच्छी नहीं लगेंगी। बाकी जब ये सारी चीज़ें आप करोगे, कभी आपका ग्राफ जो है इस तरीके से चलेगा, आपका प्रिपरेशन इस तरीके से चलेगा, कभी भी ग्राफ ऐसा नहीं रहेगा। कभी भी आपका ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा, कभी इस तरीके से उतार-चढ़ाव आएगा, इस तरीके से, फिर इस तरीके से आप एकदम डाउन आ जाओगे, फिर इस तरीके से चलेगा, फिर इस तरीके से, फिर एक समय आएगा एकदम आप ऊपर चले जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्चुअली आपकी जर्नी होनी है। अब इस समय आपको पेशेंस बना के रखना है। कभी आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आएँगे, कभी आपको बहुत ज़्यादा लो फ़ील होगा, कभी आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फ़ील होगे, कभी आपको ऐसा लगेगा यार मेरे से नहीं हो जाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो इस समय आपको पेशेंस बना के रखना है और कंसिस्टेंसी के साथ भगवान को अपने चिंतन में रखते हुए केवल और केवल मेहनत करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम केवल कर्म कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो केवल और केवल आपको कर्म करना है। आई बात समझ में? तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प लगी होगी। अगर आपको हेल्प लगी भाई, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए मैं हमेशा यहाँ पे लेकर आते रहूँगा। बाकी आपका कोई फीडबैक हो, कोई डाउट वगैरह हो तो ज़रूर कमेंट में बताएँ, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं हम किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।